नमस्कार। संगीत की बात करें तो यह मानने में अतिशयोक्ति नहीं कि संगीत सुनने से आत्मा तृप्त होती है। हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस किस्म का संगीत सुनना पसंद करते हैं। जम्मू में संगीत के हवाले से बात की जाए तो एक वैभवशाली परंपरा रही है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया वरिष्ठ संगीतकार पृथ्वीराज शर्मा जी ने। अस्तित्व के आज के अंक में उससे जानकारी हासिल करेंगे, उनके सफ़र के बारे में और संगीत की परंपरा के बारे में भी। सर, आपका एक्सएलसी स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि जम्मू में संगीत की एक बहुत स्वस्थ और प्रभावशाली, प्रेरणादायक भी परंपरा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे अगर पंडित उम्मदत शर्मा हुए हैं, पंडित शिव शर्मा विश्वविख्यात संतूर वादक, विश्वविख्यात तबला वादक, अल्लाह रखा जी। जी जी जी। तो उस वक्त जो संगीत था, क्या आज वर्तमान में वैसा ही हम देख पाते हैं क्या? क्योंकि आप उसी पीढ़ी से बिलोंग करते हो जब आपने वैभवशाली परंपरा को अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल। देखिए, मेरे पिताजी थे ना, जो एक्चुअली वो आशिक अली खान साहब थे लाहौर में, बहुत बड़े। उन दिनों भारत एक ही था, बिल्कुल पाकिस्तान तो था नहीं। हाँ। तो मेरे पिताजी लाहौर जाया करते थे। ईश्वर जाने वो उनको कैसे ये उनके दिल में आ गया कि मैंने संगीत करना है। आपके पिता पंडित मनसा राम जी, मनसा राम जी। तो वो वहाँ आशिक अली खान साहब के शागिर्द हो गए। अच्छा। बहुत बड़े गायक थे वो आशिक अली खान साहब। हिंदुस्तान पाकिस्तान में बड़ा नाम, क्लासिकल म्यूजिक है। क्लासिक म्यूजिक है। जी जी। तो वहीं से मेरे पिताजी ने संगीत की शुरू की और वहाँ उनसे 10-12 साल संगीत सीखा। अच्छा। उसके साथ वो तबले के बड़े माहिर थे। अच्छा। तबला बहुत अच्छा बजाते थे। जी जी। अब आप देखिए, जब घर में ये सब चीज़ें हों तो आपको जीन्स में वो चीज़ मिली फिर? तबला भी था, हारमोनियम भी था। पहले वो हमारे पाँव वाली पेटी होती थी। अच्छा। दोनों हाथ से बजती थी। अच्छा। वो मेरे बड़े भाई साहब ओपी शर्मा साहब थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक प्रख्यात म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। वो और साहित्यकार भी थे। साहित्यकार तो वो थे ही। बिल्कुल। उन्होंने काफ़ी किताबें वगैरह भी लिखी हैं। तो उनसे फिर मुझे आस्ता आस्ता, जीन्स में तो था ही, हाँ। फिर उनसे मुझे शौक मिला। अच्छा। कि मुझे ये करना चाहिए। शुरुआत में आपने क्या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा? मैंने हारमोनियम से शुरुआत की है। जिस बेसिक इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। पूरी वर्ल्ड में अब इसको पियानो भी इसी का प्रकार है। अच्छा। पियानो कार्डियन भी इसी का प्रकार है। आज जो आजकल जो सिंथेसाइजर है वो भी हारमोनियम का ही प्रकार है। अच्छा। लेकिन सबसे पहले हारमोनियम ही वजूद में आया जी। तो आपको फिर गायकी का भी शौक रहा? पिताजी गाते थे घर में। हाँ। बड़े भाई साहब गाते थे। उनसे बड़े भाई साहब से बोधराज शर्मा। अच्छा। वो तबला बहुत अच्छा बजाते थे। अब देखिए ना, ऐसा माहौल हो, घराना ही पूरा संगीत हाँ, में है। माता जी सुबह उठ के पाठ करती थी, भजन वगैरह। हाँ जी जी। वो उनसे सीखा है। आदोराम तपोबनादि गमनम हत्वा मृह कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निधनम सुभद्र तरनम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम ये था श्री रामायण। पूरी रामायण वो तो आप जिस तरह से जिस आप प्रभाव से बोल रहे हैं संस्कृत, तो आपने संस्कृत का भी ज्ञान हासिल नहीं, किया? ज्ञान नहीं है, ये माता जी से सीखा हुआ। अच्छा। जो कुछ भी है, जो 5-7-10 श्लोक मुझे याद है, जुबानी याद, ज़्यादा नहीं कुछ भी। मैं कहूँ कि मैं ज्ञाता हूँ कोई नहीं। हाँ, संगीत में मेरी रुचि ज़्यादा रही है। वो भी जितना मुझे आता है उतना ही। मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ। आजकल देखिए क्या होता है कि 4 गज़लें सीखी, 4 बार किसी ने प्रोग्राम दे दिया, आवाज़ अच्छी है आपकी, तो नीचे लिख दिया पृथ्वीराज शर्मा उस्ताद या पहले उस्ताद। लेकिन उस्ताद बनने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत होती है, और उस्ताद जो नामकरण किया जाता है लोगों द्वारा किया जाता है। आप खुद अपने आप को नहीं कह सकते कि मैं उस्ताद हूं। लोग कहें कि पृथ्वीराज शर्मा उस्ताद है, तब बात है। अगर मैं खुद ही लिखता फिरूं कि मैं उस्ताद हूं, तो लोग कहेंगे ये दिमागी तौर पर ठीक है। किस सन में आपने विधिवत तौर पर संगीत देना शुरू किया? क्योंकि आपने बहुत से डोगरी गीतों को, हिंदी गीतों को संगीतबद्ध किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं तर्जें बनाने लगा घर में
तो फिर मेरे ख्याल में ये 58, 57 उन दिनों में रेडियो में एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता था। अच्छा तो मुझे रामलीला वालों ने बुलाया, अच्छा। दीवाना मंदिर रामलीला। हाँ। वो बहुत बड़ी रामलीला, बहुत बड़ी रामलीला थी। वहाँ से के.एल. सहगल, ओम प्रकाश, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े लोग निकले। ऐतिहासिक प्लेटफॉर्म है। ऐतिहासिक प्लेस। तो वहाँ मुझे चांस मिला सबसे पहले। उन्होंने एक प्ले खेला आहुति। अच्छा। आहुति में मैंने वो कुछ संगीत दिया उसमें। अच्छा। उसका एक गाना मुझे याद है कि जाग उठी जोहर की ज्वाला, जाग उठी जोहर की ज्वाला। ये गाना मुझे आज तक याद है। और भी उसके 10-12 गाने थे। अच्छा। वो मैंने तब तक म्यूजिकल प्ले हुआ करते थे उस दौरान। हाँ, म्यूजिक प्ले भी करते थे। रामलीला तो उनका सेवा था ही था। बिल्कुल। वो तो करते ही थे वो। बिल्कुल। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई रामलीला से हुई। उससे पहले घर से शुरू हुई। फिर मुझे रफ़ी साहब के गाने में, रफ़ी साहब से बड़ा इम्प्रेसिव था। मोहम्मद रफ़ी जी से। मोहम्मद रफ़ी। अच्छा। बहुत इम्प्रेसिव था। उन दिनों 52 में एक फिल्म आई थी बैजू बाबरा। हाँ। ठीक है ना। उसके गाने ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो फिर आस्ता आस्ता बस फिर यूं शफल। आप 1952 की बात कर रहे हैं। आज 2025 चल रहा है। आपका जन्म कब हुआ? मेरा नाम एक्चुअली मेरा जन्म 1937 में हुआ। अच्छा। लेकिन ऑफिशियली मेरा जो किताबों में चलता है वो 39 चलता है। तो वो मेरे फादर साहब या मेरे पेरेंट्स का है कि जो उन दिनों स्कूल में लिखाया जाता है अक्सर। जो कह दिया उस दौर में ऐसा अक्सर हुआ कि घर वाले कुछ और डेट ऑफ बर्थ लिखवा दिया करते थे स्कूल में। तो फिर आपने उसके बाद रेडियो में संगीत देना शुरू किया? रेडियो में मैंने बड़ा लेटर में किया। अच्छा। क्योंकि पहले मैं मुंबई में रहा। अच्छा। फिर मैं श्रीनगर में रहा। अच्छा। नौकरी की वहाँ 22-23 साल। अच्छा। वहाँ से मैं कभी कभी आया करता था। तो ये कैला साहब थे ना, जो हरीश कैला जी, वहाँ के म्यूजिक कंपोजर थे, वो मेरे भाई साहब के पास सीखने के लिए आया करते थे। तकरीबन पूरे जम्मू के जो लोग हैं ना, ये मेरे घर में जो गट्ठा लगा रहता था लोगों का, वो सारथी साहब थे। इस काबिल थे वो, बड़े काबिल तरीन आदमी थे वो। तो उनसे ये सीखा करते। तो जब मैं आया तो इन्होंने मुझे पहचाना और मुझे कहा जी आप आओ। अच्छा। उन्होंने मुझसे फार्म भरवाया। अच्छा। मुझे सारा रास्ता बताया और मेरा एडिशन करवा के मेरी, क्योंकि उस दौर में शायद अप्रूव्ड होना भी ज़रूरी था। ये शुरू से ही अच्छा। मस्त है। अच्छा। ऑल संगीत इंडिया देने के लिए आपको रेडियो में अप्रूव्ड होना आवश्यक है। हाँ, ऑल इंडिया रेडियो में आपकी धुन बजेगी तो नाम नहीं लिया जाएगा जब तक कि आप अप्रूव्ड कंपोजर ना हो। तो अप्रूव होने से पहले भी आपने धुनें दी होंगी? उससे पहले तो मैंने बहुत प्रोग्राम कर दिए थे। अच्छा। 95 से पहले मैंने कहा, जम्मू में मैंने प्राइवेट तौर पर पॉलिटिकल लोगों के लिए प्रचार के लिए जो संगीत बनाया जाता है, प्रचार के लिए जो गीत संगीत बनता है, संगीत बनाया जाता है। जैसे कि ये आप देख लीजिए, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ है जी, तो उन दिनों मैंने एक गाना बनाया था, जाग उठा है भारत देश, जान से प्यारा अपना देश, जान से प्यारा अपना देश, जाग उठा। अभी मैं गा नहीं सकता, थोड़ी उम्र की बात है। नहीं, तो बेसिकली आपका काम भी कंपोज करना ही था। मेरा काम कंपोज करना आज भी है। जब मैं बहुत अच्छा गाता था तब भी मैं गाता नहीं था। अच्छा, आप गवाया करते थे दूसरों? तब भी गवाया ही करता था। मुंबई में स्ट्रगल का दौर कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। और मुंबई क्यों गए? क्या यहाँ पे प्लेटफार्म की कमी थी? यहाँ प्लेटफार्म, देखिए फिल्म तो यहाँ है ही नहीं। बिल्कुल। उन दिनों तो बिल्कुल फिल्म नहीं थी। हाँ। उन दिनों हमारे यहाँ एक डोगरी फिल्म बनी थी, गल्ला बितियां। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पर जितेंद्र शर्मा जी थे, ये सारे मेरे दोस्त ही थे तकरीबन। जितेंद्र जी मुझसे बड़े थे थोड़े। अच्छा। बाकी कृष्ण दत्त, वो सारे एज ग्रुप में ही होंगे? एज मेरे एज ग्रुप के थे। अच्छा। वो ज़रा जल्दी चले गए। प्रभु CD परवाना, हाँ बिल्कुल, और आकाशवाणी के बहुत बड़े ड्रामा निर्देशक रहे हैं सी परवाना जी। वो क्या बात है उनकी, लाजवाब। ये उन्हीं के शागिर्द थे।
जितेंद्र शर्मा जी हाँ के। बिल्कुल, हाँ। उनके साथ रेडियो में नाटक भी किया करते थे। रेडियो नाटक भी किया। फिर आपने सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में भी बतौर म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर कार्य किया, जी। है ना? तो वहाँ पर भी संगीत को। नहीं, उससे पहले मैं मुंबई में, हाँ। पहले मैं कुछ देर रहा रवि जी के साथ। अच्छा। म्यूजिक डायरेक्टर रवि है ना, हाँ बड़े हाँ, पॉपुलर म्यूजिक बिल्कुल डायरेक्टर बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बॉलीवुड के बहुत बॉलीवुड के पॉपुलर, बहुत पॉपुलर म्यूजिक बिल्कुल। डायरेक्टर हैं। तो वहाँ मुझे उनके साथ एज असिस्टेंट काम किया करते देखिए, मैं ये कह नहीं सकता असिस्टेंट, क्योंकि टू बी असिस्टेंट इज अ बिग थिंग। हैं। अच्छा। पहले जुड़ना ही काफी होता है। हाँ, देखिए क्योंकि ना, उनके ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग भी हुआ करते हैं ना। वहाँ पॉलिटिक्स बहुत हद से ज्यादा अच्छा। है ना। पहले किसी से सिर्फ जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। एक्चुअली फिर क्या हुआ, रवि जी के बाद में मुझे ये थे ना ओम प्रकाश जी, हाँ ये हमारे जम्मू के थे। हाँ बिल्कुल। और जम्मू के तो दूसरी बात ये शागिर्द थे इधर नागर साहब के, अच्छा। वकीम परशुराम नागर जी हाँ के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब परशुराम नागर जी, ये बेहुमा दास जी, ये जितने आपने नाम लिए ना तबले वाले, वो अल्लाह रखा जी। अल्लाह रखा जी, ये मेरे पिताजी के बड़े पक्के दोस्त थे। बिल्कुल। ये इकट्ठे बैठते थे शाम को गाना बजाना करना। तो इनका अपने नागर साहब का एक जम्मू का लड़का था ओम प्रकाश सानी। अच्छा। उन्होंने, नागर साहब ने उसको ओम प्रकाश जी के पास भेजा था, रिकमेंड किया होगा। रिकमेंड किया था कि आप इसको किसी फिल्म वगैरह में काम दीजिए। तो हम एज एक्टर की संगीतकार? एज ए एक्टर। अच्छा, एक्टर। अच्छा। क्योंकि उसने डोगरी फिल्म गल्ला हुई बीतियां में रोल किया था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक साइड रोल किया हुआ था ठीक है, उसने। ठीक है। गाना था, गाया हुआ था उसने। तो उसको भी हो गया, शौक हो गया। तो फिर वहाँ पर एक दिन वो बैठे हुए थे स्टूडियो में, रूप तारा स्टूडियो में। अच्छा। तो वो सानी साहब ओम प्रकाश जी को कहने लगे कि यार ये भी हमारे जम्मू के हैं, ये बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा संगीत बनाते हैं, संगीत बनाते हैं। तो पंजाबी में मुझे कहने लगे, वो लाहौरी भाषा है, ला काका सुना फिर कुछ। तो मैंने उनको एक तरफ सुनाई। पहले मुझे कहने लगे, यार तू गाना भी बड़ा चंगा है। मैंने कहा जी हाँ गाता था। फिर कहने लगे कुछ और सुनाओ। अच्छा। फिर मैंने उनको एक और नज़म सुनाई। कहने लगे वो गीत सुनाओ। फिर मैंने वो एक डांसिंग गीत सुनाया। अच्छा। तो मुझे कहने लगे, आप सुबह 10 बजे मेरे पास यहाँ आना। अच्छा। मैं सुबह 10 बजे गया। उन्होंने मुझे ओम प्रकाश जी के नाम एक चिट्ठी दी, सारी मदन मोहन जी के नाम एक चिट्ठी। मदन मोहन जी के। अच्छा। वो बहुत नहीं, मदन मोहन तो बॉलीवुड में मतलब कि चुनिंदा जो संगीतकार हैं, शीर्ष चुनिंदा में पंक्ति से भी के। चुनिंदा जी। हाँ बिल्कुल। वो एक हीरा है। वो ऐसा हीरा थे कि मैं कहता हूँ वो गले से भी हीरा थे। अच्छा, ऐसा गाते भी अच्छा थे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उन्होंने गाने बहुत कम गाए होंगे मेरे कम ख्याल गाए में। नहीं, ये गाया ना उन्होंने वो संगीत गाना, बहुत ज्यादा किए। माई जी मैं कैसे कहूँ अच्छा। पीर अपने पिया की। पिया की। कभी सुनिएगा उस हाँ गीत हाँ को। बिल्कुल, मैंने सुना हुआ। ऐसा लगता है कि लता जी से बेटर दोनों ने गाया हुआ है। लता जी और आशा भोसले भी बहुत ज्यादा उनके फैन रही हैं। तो उनको भी मैंने घर जाके पैडल रोड पे उनको चिट्ठी दी। तो मैंने कहा जी मुझे ओम प्रकाश जी ने भेजा। कहने लगे बैठो, चाय पिलाई उन्होंने। अच्छा। चूँकि वो उनका बेटे बने हुए थे। अच्छा। दोनों उधर से ही थे ना, फ्रंटियर से आए हुए थे। हाँ। ये लाहौर से थे, ओम प्रकाश जी लाहौर जाते हुए रहते थे। तो उनकी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अच्छा। तो मैंने उनको चिट्ठी दी। तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा आप सुनाओ कुछ। मैंने वही 3 तर्ज उनको भी सुनाई है। तो उन्होंने एक तर्ज के बारे में मेरे साथ थोड़ा सा डिस्कस किया। अच्छा। कि देखो बेटा, इसके शब्द जो तर्ज के हैं, जो शब्द हैं गीत के, हाँ। वो सैडनेस है। अच्छा। नहीं, वो शोक है। तो आपने तर्ज सैड बनाई है। अच्छा। मैंने कहा जी आप सिर्फ तर्ज देखिए, शब्दों को रहने दीजिए, शब्द बाद में आ जाएंगे। शब्द बाद में आते हैं। तो वो काफी खुश हुए। अच्छा। तो फिर कुछ दिन उनके साथ असिस्टेंट भी नहीं मैं कह सकता, काम करने का मौका मिला हाँ, उनके मैं उनके सानिध्य साथ में। साथ था। हाँ हाँ। काफी देर, साल भर 1.5 साल उनके साथ रहा मैं। तो फिर मैं बीमार हो गया।
तब मैं आया, यही बात है। कई बार किस्मत साथ नहीं ये निभाती, 68 की बात है। क्योंकि संघर्ष का जब दौर चल रहा होता है तो आदमी सोचता है मैं इसके आगे जाऊंगा, हाँ, और किस्मत साथ नहीं देती तो फिर वापस आना पड़ता है। लेकिन जब आप वापस आए तो उसके बाद फिर आपने सांगा इंटरनल डिवीज़न ज्वाइन किया? हाँ, मुझे आते ही ना यहाँ पर श्रीनगर के थे R.K. बरारू, अच्छा। राधे कृष्ण बरारू, वो एक दिन हमारे घर में ही आ गए। अच्छा। उनको किसी ने साथी साहब को पता दे दिया। अच्छा। वो कहने लगा भाई देखो मैं ये काम करता नहीं हूँ, मेरा छोटा भाई बहुत बढ़िया काम करता है लाइट म्यूजिक का, अच्छा। आप उसको ले जाओ। अच्छा, वो घर से उठा के मुझे ले गए थे। अच्छा। बरारू साहब, फिर उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिलाया मेरा, ये गांधी भवन में, हाँ गांधी भवन में इंटरव्यू। अब इंटरव्यू लेने वाले सुनिए आप, जी। अपने जितेंद्र शर्मा, अच्छा। वो मेरे क्लोज थे, मतलब मुझे जानने जानने वाले। वाले थे। हाँ। बोधराज शर्मा जो बाद में अच्छा। स्टेशन डायरेक्टर रिटायर हुए, जी जी डोगरी के बहुत बड़े, जी जी। जानते हैं ना आप, हाँ, प्रोड्यूसर बिल्कुल, थे, बिल्कुल, बोधराज शर्मा थे। अच्छा, ये अकेडमी के जो प्रेसिडेंट थे पहले, क्या नाम उनका, प्रोफेसर नीलम्बर देव शर्मा, नीलांबर जी, हाँ बिल्कुल। मेरे 5-7 आदमी। हाँ। तो वो कहने लगे भाई हमने इनका कि इसका क्या इंटरव्यू देना बरारू साहब, आपने जो लेना है ले लीजिए। तो फिर इस तरह से सिलेक्शन हो गया मैं वहाँ पे। सिलेक्शन हो गई, वो श्रीनगर चले गए थे। लेकिन उसके बाद आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, हाँ। ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मिल फिर गया मैंने बड़ा वहाँ बहुत संगीत काम देने किया। के लिए ना। हाँ। मैंने बड़ा नाम कमाया सांगा ड्रामा डिवीजन के। जम्मू से लेकर सिलीगुड़ी तक मुझे लोग जानते थे कि श्रीनगर में एक इंस्ट्रक्टर है पृथ्वीराज शर्मा। हाँ, बिल्कुल। तो दिल्ली के उसको लोग ऐसा भी। होता है कि जैसे आपने अपने लिए नाम अर्जित किया, ख्याति अर्जित की, तो प्रदेश का भी नाम रोशन होता है। बिल्कुल नेचुरली। अगर आप साहित्य या कला में कोई अच्छा बेहतर काम करते हैं तो ना केवल अपने लिए नाम कमाते हैं, प्रदेश का भी नाम रोशन करते हैं और बाकियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो है। तो जो आजकल संगीत दिया जा रहा है जी क्योंकि एक आप तो वरिष्ठ संगीतकार जी हैं, जी 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 आपने वह दौर देखा है जब क्लासिकल म्यूजिक था, यहाँ पे अगर लाइट म्यूजिक भी देते तो ओरिजिनलिटी हुआ करती थी, फोक का टच भी हुआ करता जी था। जी जी। तो आज जो संगीत दिया जा रहा है 1 महीना 2 महीने 3 महीने तक पॉपुलर भी रहता है, फिर 3 महीने भी नहीं। खत्म हो जाता है। क्या फ़र्क महसूस करते हैं कि डेडिकेशन लेवल में कमी है या ओरिजिनलिटी नहीं आ रही? देखिए बात ये है, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ। हालांकि ये देखिए, आप दाल बनाते हैं ना, हाँ मूंगी की दाल बना लीजिए, हाँ, जो सबसे कहते हैं कि बीमारों को दी जाती है, बिल्कुल। बनाना भी आसान है, बनाना भी आसान है। तड़का छड़का उसमें है नहीं ज़्यादा। अगर आप उसको बेहतरीन तरीके से बनाएंगे ना, जी वो आपको नॉन वेज से ज़्यादा स्वाद देगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दाल के तरीके से बननी चाहिए। बननी चाहिए। मैं बना सकता हूँ, दाल भी बना सकता हूँ। क्योंकि आपने विधिवत ट्रेनिंग ली हुई है ये कुछ बनाने कह की। लीजिए। तो अभी इनबिल्ट वो टैलेंट भी रहता है। इसी तरह से संगीत की बात है। अच्छा। मैं आज भी जो धुन बनाता हूँ ना, मेरी 85% जो धुनें होती हैं ना, वो क्लासिक बेस पे बेस होती हैं। इवन 90% बिल्कुल। क्लासिक बेस होती है। जब तक क्लासिक का आप बेस नहीं दोगे तो उसमें रंग कैसे चढ़ेगा? बिल्कुल देखिए ना, हमारे पास 7 सुरें हैं, सारे गामा पादा नहीं, बिल्कुल 7 सुरें हैं। फिर उनको हम मिक्स करके 12 बनाते हैं। 2 रे 2 गा 2 मा 1 पा 2 धा 2 नहीं 12 हो गई हैं। फिर उनकी आगे 22 श्रुतियाँ हैं जिनमें साउथ वाले गाते हैं। अच्छा, फिर उनको मल्टीप्लाई करते जाइए तो लाखों रंग संगीत के बन जाते बन हैं। जाते हैं। तो बिखरने भी चाहिए बाद में। अब देखिए, कब से फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक बन रहा है, आज भी बन रहा है। कोई तो लगता है आपको कोई पहले भी ये बना, हल्का हल्का किसी वक्त लगेगा आपको, थोड़ा सा लेकिन ऐसे बन रहा लगता है कि थोड़ा सा ट्रैक कहीं पे रिजेंबल कर रहा है, लेकिन बन रहा है। लेकिन वह भी वो तब आपको लगता है जब आधुनिक दौर के संगीतकार संगीत रचने का दम भरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो पुराने अगर संगीतकार हम लें तब भी तो लाखों गाने बने, तो हर गाना दूसरे से डिफरेंट हुआ जुदा करता है, था, जुदा होता था। तो आजकल क्या हो रहा है कि आजकल वो कहते हैं धड़ल्ले से माल बिक रहा है। वो बात कमर्शियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो बहुत चुका ज़्यादा हो गई है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। आज भी जो अच्छे संगीतकार हैं ना, इवन जम्मू में बिल्कुल। अगर कोई एक दो है, नहीं। मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेता जम्मू का, फिर वो हो जाता है उसका नहीं पार्शियलिटी लिया हो तो जाती है, उनका नाम partiality नहीं हो लिया, जाता है। इसका नाम ले लिया। लेकिन कुछ लोग मेहनत करते हैं। जी जी सही बात है। तो अगर एक धुन अभी आप कोई मुझे गाना देंगे तो मैं एक्सटेम्पोर भी बना सकता हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल
लेकिन इसमें फिर वही बात आ जाएगी, आज आपको बना अंदर से अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। उस पर थोड़ा वर्क, जैसे आप फिर मिसाल पे आ जाती है कि आप शेव करने के लिए इतना सा वो साबुन लगाते हैं, फिर जब उस पर वर्कअप करते हैं तो झाग इतनी बड़ी झाग हो हो जाती जाती है। इस पर भी वर्कअप करना पड़ता है संगीत में। तो जो नए संगीतकार इस संगीत की दुनिया में पदार्पण कर रहे हैं, जी जी जी। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए कि फोक पे कितना काम करना आवश्यक है? मेरा मेरा तो ये कि ये संदेश यूनिवर्स है कि मेहनत, मेहनत, सुर पे मेहनत। देखिए ना, ये 7 सुरें बड़ी खतरनाक हैं। बिल्कुल। ये 7 सुरें पहले तो जुबानी लगानी आनी चाहिए। सा रे सा सा गा सा सा मा सा सा पा सा सा धा सा सा नी सा 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 सा, इस तरह से लगनी आनी चाहिए। बिल्कुल। आपको जुबानी पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। बिल्कुल। ऐसे तो आप कुछ भी बना दीजिए। ये वही वहाँ बात हो रही है, सीखा नहीं है किसी ने भी। कुछ लोग सीखे हुए हैं जो खानदानी लोग हैं, जी जी। जिनके बाप दादा ने उनको दी है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो विरासत आगे आती है, बाकी ऐसे ही किए जा रहे हैं। चलो उम्मीद करेंगे सर, जो आपने कहा कि संगीत देने से पहले संगीत सीखना भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। फिर उसमें आप अपने क्रिएटिव इनपुट दे सकते हो। जी जी जी। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बुलाया, आपका बहुत 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 शुक्रिया सर। थैंक यू जी। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी पृथ्वीराज शर्मा जी से। उन्होंने कहा कि अगर आप संगीत देना चाहते हैं और एज संगीत का सर्वाइवल अगर आपका है, तो वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं संगीत रचना बनाने में। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।